नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव पूरे हुए, हर एक की नजर अब बिहार के विधानसभा चुनाव की तरफ लग गई है। नवंबर 2025 के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर एक की नजर यह है कि अगली बार क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। हर एक की नजर यही है, सरकार इंडिया लाइंस की बनेगी कि एनडीए की बनेगी। लेकिन ज्यादातर लोग नीतीश कुमार को कहीं हल्का आंक कर चल रहे हैं। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूं कि बिहार की राजनीति का जो तुरुप का पत्ता है, जो बिहार की राजनीति है, आज भी नीतीश कुमार की उंगलियों पर घूमती है। आज भी नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, और या कहें वो खुद में किंग है। किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा से पहले लालू का जो परिवार है उसको सेट करने की पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही किस तरीके से कांग्रेस का इस्तेमाल कर कर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों का खेल बिगाड़ने वाली है बिहार के अंदर। बात होगी आज उसी नीतीश कुमार की। बात होगी किस तरीके से नीतीश ने एक तीर से कई निशाने चले हैं। सबसे पहले बात लालू के परिवार की। लालू का परिवार चुनाव से एन वक्त पहले ईडी के रडार पर आ गया है। लालू का परिवार चुनाव से एन वक्त पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंस गया है। जी हां, लालू के परिवार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, पांचों लोग अब ईडी की पूछताछ के दायरे में आ गए हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप तो जब ये स्कैम हुआ, जब ये घोटाला हुआ, तो ये नाबालिग थे। हम सबको पता है कि किस तरीके से भारत में नाबालिगों के लिए जो कानून है किस तरीके से लुंज पुंज है। अब उनका क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जो बाकी चार लोग हैं वो तो बालिग थे। उनके सामने तो निश्चित तौर पर परेशानियों का अंबार खड़ा है। निश्चित तौर पर जो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, जो जज साहब को कहा, अरे साहब मुझे 25 बीमारी है, 27 बीमारी है, जमानत दे दीजिए, किस तरीके से उनके साथी वकीलों ने पूरा जोर लगाया न्यायालय में, उन्हें जमानत दी। बाहर आकर चिकन मटन भी खाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, सार्वजनिक भी करते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई सजा याफ्ता मुजरिम एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है। किस तरह की न्यायपालिका है, किस तरह का ये सिस्टम है, उसका किस तरीके से ऐसे लोग लूप होल उठाते, जो लूप होल है उसका फायदा उठाते हैं, ये साफ साफ आरजेडी के केस में दिखता है। लेकिन उसके अलावा लालू प्रसाद यादव को अब एक और केस में ईडी के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को पटना स्थित ईडी के दफ्तर में बुलाया गया। लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री थे यूपीए की सरकार में, तो उन्होंने कहा नौकरी दूंगा, अपने जितने भी सहजातीय हैं सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके एवज में कुछ तो ऐसा होगा जो उन्हें भी मिले। तो लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से फोर्थ ग्रेड की जो नौकरी होती है, जो फोर्थ क्लास नौकरी होती है रेलवे में, वो देने के एवज में जिनके पास पैसे नहीं थे उनसे उनकी जमीन अपने नाम, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने बच्चों के नाम लिखवा ली। 200 से ज्यादा ऐसे प्लॉट्स हैं जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम लिखे गए। उसमें से कुछ 5-7 के नाम मैं आपको बताऊंगा भी। 10 से ज्यादा सवाल ईडी ने पूछे, उन्हें कंपाइल करके आपके सामने लाया हूं, जो लालू और उनके परिवार से पूछे गए। आप ये बताइए, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव है, रेलवे मंत्री हैं, उसी दौरान एक व्यक्ति की नौकरी लगती है, वो बिहार का है, और वो व्यक्ति उसी दौरान अपनी जमीन परिवार के नाम लिख देता है। तो शायद कोई अंधा, कोई अनपढ़ भी बता देगा कि किस तरीके से क्विड प्रोको हुआ, किस तरीके से लेन देन हुआ। ये साफ दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम, जो कम से कम प्राइमा फेसी एविडेंस है, उसमें पूरा का पूरा परिवार फंसता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले किशुन देवी राय, उनसे 3000 स्क्वायर फीट जगह राबड़ी देवी के नाम लिखवाई गई 3,75,000 रुपए में। और उसके एवज में उनके परिवार के 3 लोग, राजेश कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार, वो राबड़ी देवी से मिले और उनको पक्की नौकरी मिल गई। मात्र संयोग होगा, चलिए मान लीजिए, हो सकता है। उसके बाद संजय राय, 3375 स्क्वायर फीट जगह वो राबड़ी देवी के नाम लिखवाई गई, वो भी 3,75,000 में लिखवाई गई, और उनके परिवार के भी 2 लोगों को नौकरी मिल गई। हो सकता है दूसरा कोइंसिडेंस हो। उसके बाद किरण देवी, उनकी 80,905 स्क्वायर फीट जगह लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के नाम लिखवाई गई, वो भी 3,75,000 में लिखवाई गई, और उसके एवज में उनके बेटे अभिषेक को नौकरी मिल जाती है। 3,75,000 में सारी की सारी जो संपत्ति है, जो जमीन है, वो परिवार के मेंबरों के नाम लिखवाई जा रही है, और उन्हीं मेंबरों की जाकर रेलवे के अंदर नौकरी भी मिल रही है। तो साफ दर्शाता है कि किस तरीके से
जमीन के बदले नौकरी बांटी जा रही थी लालू राज में। लोग कहते थे ना, लालू प्रसाद यादव तो बहुत अच्छे रेलवे मंत्री थे। अभी 2-3 दिन पहले पूरा का पूरा ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा था। जो आईटी सेल है आरजेडी की, ये मानकर चलिए आईटी सेल आरजेडी की बहुत बेहतर है, कम से कम बिहार के अंदर पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही। किस तरीके से इतने 1000 करोड़ के प्रॉफिट में रेलवे आ गई थी, हार्वर्ड में लेक्चर देने जाते थे लालू जी। असल में हुआ यह था कि उस दौरान रेलवे ने अपना सारा का सारा स्क्रैप बेच दिया था, और उसे रेलवे के सारे खर्चे और जो कमाई है उसमें जब जोड़ा गया तो रेलवे नेट प्रॉफिट में आ गई। रेलवे नेट प्रॉफिट में उस दौरान ऑपरेशनल प्रॉफिट में नहीं आई थी, जो स्क्रैप था वो बेचकर वो प्रॉफिट के अंदर आई थी। उसे किस तरीके से छुपा लिया जाता है और उसे किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, और फिर कहा जाता है जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा बिहार में लालू, और लालू को एक कल्ट फिगर बना दिया जाता है। हमें याद है उस दौरान 2000 से 2010 2014 तक किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को एक पोस्टर बनाकर गरीबों का मसीहा बताया गया, गरीब गुरबा का नेता बताया गया, दलित पिछड़ों का मसीहा बताया गया। वही व्यक्ति उन्हीं गरीब गुरबा से जो पैसे नहीं दे पा रहे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे कि भैया नौकरी लग जाएगी, अमीर लोग थे, उन्होंने दी होंगी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के लिए, हो सकता है संभवतः दी होंगी। अगर ऐसा डी क्लास के लिए हो रहा है तो ऊपर के लिए भी हो रहा होगा। लेकिन इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो क्या कहा, कोई नहीं, जमीन तो है, वो कर दो बेटी के नाम, पत्नी के नाम, बेटों के नाम। वो करवाया गया। उसके बाद हजारी राय लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, उनके घर के 2 लोगों की भी नौकरी लग जाती है। उसके बाद लाल बाबू राय के बेटे लालचंद राय की नौकरी लगती है, वो भी 2006 के अंदर, 2006 में नौकरी लगती है, और 2015 के अंदर 13 लाख रुपए में वो 1360 स्क्वायर फीट जगह लालू प्रसाद यादव के नाम कर देते हैं। यानी कि जब सरकार चली गई, जब निजाम नहीं रहा, जब रुतबा नहीं रहा, तभी भी जमीन लालू प्रसाद यादव के नाम और उसके परिवार के नाम लिखी जा रही थी। तो किस तरीके से 200 से ज्यादा ऐसे लैंड के प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर अब नजर ईडी की है, जिनके लिए पूछताछ लालू प्रसाद यादव के परिवार से हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा परिवार आमिर खान की गजनी फिल्म देख के आया। जाते ही जब सवाल पूछती है ईडी, तो एकदम से अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं, अरे साहब याद ही नहीं है, बहुत पुराना मामला है, याद नहीं है, किया होगा साइन, बहुत साइन किए जाते हैं, हमें याद नहीं है। सीधा का सीधा ये जवाब, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि कोई वकील है, सिंघवी साहब, सिब्बल साहब, दवे साहब, कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि वापस से 2-4 महीने 5 महीने जेल में रहकर परिवार बाहर आ ही जाएगा। तो काहे का अपने नाम से दर्दी लेनी। चारा घोटाले में तो ऑलरेडी हाथ जल चुके हैं, अब पता है किस तरीके से बचना है, अब पता है कि घोटाला कैसे करना है। लेकिन लगता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई, शायद इसलिए परिवार फंस रहा है। इस पूरे के पूरे केस को जेडीयू के लल्लन सिंह ने एक तरीके से सबसे पहले सामने रखा था। तो यह दिखाता है कि किस तरीके से जेडीयू हमेशा अपने पत्ते तैयार रखती है कि कोई भी विरोधी हो या अपने पक्ष का हो, कभी इतना मजबूत ना हो पाए, इतना बड़ा ना हो पाए कि उसे संभाला ना जा सके। इसलिए वापस से कहता हूं, जो नीतीश कुमार हैं वो तुरुप का पत्ता है बिहार के अंदर, वो तय करते हैं। और जब तक नीतीश है, भले ही कोई कहता रहे कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन सही नहीं है, सोशल मीडिया रूमर है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन नीतीश कुमार आज भी सबसे ज्यादा वर्चस्व वाली राजनीति या वर्चस्व वाले नेता बिहार के अंदर हैं। आज भी वो तय करते हैं कि राजा वही बनेंगे और कैसे बनेंगे। ये तो बात हुई कि किस तरीके से चुनाव से पहले लालू के पूरे परिवार को सेट कर दिया है। अब उनके चक्कर रैलियों से ज्यादा ईडी के दफ्तरों के लगेंगे। इसके बाद सीबीआई भी आएगी। जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा तो सीबीआई और ईडी दोनों परिवार के जब पीछे पड़ जाएगी, तो भैया विधानसभा से ज्यादा, रैलियों से ज्यादा, चुनावी चकल्लसबाजी से ज्यादा ईडी जब बुलावा भेजेगी तो उसमें ज्यादा बिजी होते दिखाई देंगे। उसके अलावा नीतीश ने बिहार के अंदर राजनीतिक रूप से भी आरजेडी और बीजेपी की गोटियां सेट कर दी हैं। इसमें जो सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता नीतीश के हाथ लगा है वो है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस इन चुनावों में एकला चलो की नीति पर चल रही है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसने जहां जहां जब भी गठबंधन किया, खासकर 2004 के बाद से उसे कामयाबी मिली निश्चित तौर पर 2014 के चुनाव में, 9 के चुनाव में, लेकिन अब पिछले लगभग 10 साल में कांग्रेस जहां जहां गठबंधन की उसे कोई खास फायदा नहीं मिला। अब अगर कांग्रेस को पार्टी को रिवाइव करना है, हर जिले में अपना संगठन खड़ा करना है, तो निश्चित तौर पर उसे अकेले चलना पड़ेगा, एकला चलो की नीति पे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आरजेडी के पिछलग्गू बनकर बिहार में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वही 10, 15, 20 सीट लाकर और वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। 270 की विधानसभा में अगर 20 ऐसे विधानसभाएं जहां आपका संगठन है, बाकी 250 में आपका संगठन नहीं है,
तो जिस दिन आरजेडी चाहेगी, जैसे चाहेगी, बाह मरोड़ देगी। अब किसी ने राहुल गांधी को ये ज्ञान दे दिया है कि आपको अकेला चलना पड़ेगा। उन्होंने 3 बड़े काम किए। सबसे पहले वहां पर प्रभारी बदला, कृष्णा अल्लावरू को भेजा। कोई भी प्रभारी बिहार के अंदर जाता है, सबसे पहले लालू से मिलता है। जब राहुल जाते हैं, वो भी लालू से मिलते हैं, लेकिन अल्लावरू नहीं मिले। उन्होंने उसी दिन यह निश्चित कर दिया कि अब कांग्रेस बिहार के अंदर आरजेडी के भरोसे नहीं रहेगी। दरअसल सबको याद होगा, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस के वोट बैंक के 3 धड़े थे, अगड़े, दलित और मुसलमान। इन तीनों के बलबूते कांग्रेस आगे बढ़ती थी, अपना चुनाव लड़ती थी। जैसे ही लालू साथ आए कांग्रेस के, उसके बाद जो अगड़े थे वो बीजेपी के साथ भाग गए, जो मुसलमान थे वो लालू के साथ चले गए, और जो दलित थे वो अलग अलग, कोई लालू के खेमे में चला गया, कोई नीतीश के खेमे में चला गया। कांग्रेस ठन गोपाल की तरह खाली खड़ी रह गई मैदान के अंदर। कांग्रेस चाहती है वापस से रिवाइव किया जाए, वापस से 20-25% का वो वोट शेयर है उसे हासिल किया जाए। हो सकता है इस चुनाव में हार जाए। काशीराम कहते थे ना, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो शायद कांग्रेस को भी किसी ने काशीराम की वो बात याद दिला दी, इसलिए अल्लावरू को भेजा गया साफ निर्देश देकर, भैया अकेला लड़ना है, संगठन खड़ा करना है। हो सकता है इस चुनाव में हार जाए, लेकिन अगले चुनाव की तैयारी है, या उससे अगले चुनाव की तैयारी है। अगर आरजेडी के भरोसे रहे तो कहीं से शुरुआत नहीं कर पाएंगे, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। उसके बाद जो 2 बड़े नेता हैं, कांग्रेस ने उन्हें एक्टिव कर दिया। पहले कन्हैया कुमार, जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं। उसके अलावा पप्पू यादव, ये 2 वो लोग हैं जो एक तरीके से लालू प्रसाद यादव की दोनों आंखों में चुभते हैं, कारण उन्हें इन दोनों के सामने अपने बेटे का भविष्य असुरक्षित दिखाई देता है। कन्हैया कुमार बहुत बेहतर वक्ता, हो सकता है आप उनकी बात से सहमत ना हो, लेकिन वो वक्ता बहुत बेहतर है। कम से कम अपनी बातों से कुछ समय के लिए तो सम्मोहित कर ही लेता है उन लोगों को, खासकर जो एंटी बीजेपी और उस तरह का वोट शेयर है उसे कहीं ना कहीं खींचता तो है ही। उसके अलावा पप्पू यादव, वो व्यक्ति जो स्वयं के जनाधार से खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जिसे कांग्रेस ने लालू के दबाव में टिकट नहीं दिया, फिर भी लालू की पार्टी को हराकर सांसद बना। हालात ये थे, तेजस्वी को यह कहना पड़ा, अगर आरजेडी को वोट नहीं दे रहे तो पप्पू को मत देना, चाहे बीजेपी को दे देना। यह स्थिति थी। यादव वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का दम रखते हैं, मुसलमान भी उनके साथ है। अगर पूर्णिया और उसके आसपास की जो जगह है, वहां पर पप्पू यादव का बेहतर, एक तरीके से कह सकते हैं कि होल्ड है, सीमांचल में बेहतर होल्ड है। तो अगर कन्हैया जैसा युवा हो और पप्पू जैसा जनाधार वाला नेता और अल्लावरू की रणनीति हो, तो कांग्रेस सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को देती दिखाई दे रही है तो वो आरजेडी को दिखाई दे रही है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका है? नीतीश का, क्योंकि जो वोट शेयर काटा जाएगा वो सारा का सारा वोट शेयर काटा जाएगा आरजेडी के दम पर, आरजेडी के खेमे में से। अब आरजेडी की दिक्कत यह है कि उसने, जो मुकेश साहनी है, उन्हें भी कह दिया कि भैया हम आपको भी अकोमोडेट करेंगे, आपको भी हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। पिछली बार जो साहनी साहब हैं वो आरजेडी के साथ नहीं थे, वो बीजेपी के साथ थे। अब दिक्कत यह है कि 270 में से कितनी सीटें किस किस को दे। अगर कांग्रेस को 60 देते हैं, 60 सैनी को देते हैं, 40 सीटें जाकर आप जो कम्युनिस्ट हैं उन्हें दे देते हैं, तो आपके पास बचा क्या? क्या आप मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे? और क्या उस स्ट्राइक रेट पे कांग्रेस और सानी वो कमाल दिखा पाएंगे? और अगर इन्हें नाराज करते हैं और एक भी आपका साथ छोड़ के चला जाता है, तो वापस से मुख्यमंत्री बनने की जो आपकी चाह है वो वहीं के वहीं खड़ी रह जाएगी। और इसके बाद अगले 5 साल में लालू प्रसाद यादव का जिस तरीके से स्वास्थ्य है, जो यादव वोट बैंक है आज के समय में, वो पूरा का पूरा आरजेडी के साथ सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से है। अगर भगवान ना करे 5 साल बाद लालू नहीं होते हैं, तो वो क्या यादव वोट बैंक पूरा का पूरा आरजेडी के साथ रह पाएगा? क्या बीजेपी उसमें सेंध नहीं लगाएगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगा रही है? और वो बचा हुआ जो मुसलमान एमवाई कॉम्बिनेशन में जो मुसलमान है, क्या वो कांग्रेस के साथ नहीं चला जाएगा? ये सारा डर तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा है। इसलिए कह रहा हूं कि लालू के होते होते अगर मुख्यमंत्री बने तो बन पाएंगे, वरना का पूरा वोट शेयर बिखर जाएगा। कुछ कांग्रेस ले जाएगी, कुछ बीजेपी ले जाएगी, कुछ जेडीयू ले जाएगी। उसके अलावा ये तो हुई राजनीतिक तौर पर आरजेडी को सेट करने की बारी, लेकिन जेडीयू की और कांग्रेस की एक अंदर खाने बात चल रही है। जिस प्रकार 2020 में चिराग पासवान का इस्तेमाल कर जेडीयू को सेट किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस बार ये प्रयास है कांग्रेस को मजबूत कर और कांग्रेस के जो मजबूत कैंडिडेट हैं उन्हें बीजेपी के सामने उतारा जाए। उससे 2 चीजें होंगी। सबसे पहले वो मजबूती से लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान
हो सकता है 10-5 सीटें बीजेपी हार भी जाए उस चक्कर में, मजबूत कैंडिडेट होए तो निश्चित तौर पर जो बहुत थिन मार्जिन है जो सीट शेयरिंग में, हो सकता है कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर उभरे और जितना बेहतर चुनाव लड़ेगी उतना नुकसान आरजेडी को भी होगा। ये प्रयास है नीतीश के द्वारा कि जो बीजेपी ने 2020 में मेरे साथ किया, 2025 में बीजेपी के साथ करूं, और आरजेडी को तो सरवाइव करने का मौका ही नहीं देना, उसे तो सांस लेने ही नहीं देना। इसलिए वापस से कहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी ये घोषित ना कर दे पब्लिक में चुनाव से पहले कि भैया ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही होंगे और फ्रॉम द टॉप लीडरशिप, तब तक जेडीयू ये खेल खेलती रहेगी। उसके बाद तो बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी, बनाना भी पड़ेगा, लेकिन अब तक वहां से खबरें नहीं आ रही है। तो जेडीयू इस तरीके से प्रयास कर रही है, एक तरीके से प्रेशर बना रही है बीजेपी के ऊपर कि भैया अगर ऐसा नहीं किया, हमें घोषित नहीं किया, तो कांग्रेस को हम चिराग पासवान जैसा मॉडल कांग्रेस के साथ अपनाकर बिहार में अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए वापस से कहूंगा, बिहार का अगर कोई चाणक्य है तो वो नीतीश कुमार है। 5-10% का वोट शेयर लेके बैठे हैं, लेकिन पता है उस वोट शेयर को कब, कहां, किसके साथ और कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, और यहां से आने वाले समय में भारतीय राजनीति बड़ा बदलाव देखेगी। इस साल सिर्फ एक चुनाव बचा है, बिहार का चुनाव है। ये साल बहुत चुनावी साल नहीं है, अगले साल बहुत सारे चुनाव है। बीजेपी चाहेगी बिहार के साथ वो कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़े। जो अश्वमेध रथ बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, अलग अलग राज्य जीते, वापस से चाहेगी बिहार के अंदर भी वैसी ही जीत हो और वही कॉन्फिडेंस लेकर खासकर बंगाल के लिए और असम के लिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बंगाल की लड़ाई बहुत मुश्किल है, या कहें सबसे मुश्किल है, क्योंकि वहां सिर्फ चुनाव से नहीं लड़ना, आपको ममता के तंत्र से भी लड़ना है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने कार्यकर्ताओं में भरना पड़ेगा, तभी जाकर आप वहां पर चुनाव लड़ पाएंगे। पिछली बार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया और उनके पीछे ममता के गुंडे लग गए, इस बार आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और एक्स्ट्रा मेहनत पश्चिम बंगाल में लगानी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कीजिएगा, उससे प्रोत्साहन मिलता है। ट्विटर का एल्गोरिथम हमारी वीडियो को प्रमोट करता है और आगे बढ़ाता है, और हमें और बेहतर कंटेंट आपके लाने के लिए, आपके सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय हिंद, जय भारत।